सब लोग एक नया पेज लेंगे एंड श्रीनिवास आई हैव टोल्ड यू एक 200 पेजेस के बुक पे पुराने टॉपिक्स चलेंगे एंड दिस शुड बी इन अ न्यू बुक। ये नए बुक में करोगे। इंडिया 36 और जिनका पीपी अभी तक हुआ नहीं है, पीपी के जो सेल्फ स्टडी क्वेश्चंस ये सब अगर बाकी है तो उसके लिए एक 12 साइड छोड़ दो तुम लोग, उसमें हो जाएगा तुम्हारा। लीव 12 साइड्स इन दैट इट विल बी डन। अक्षय तेरे को तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है, तो बेकार में क्यों फालतू के कंफ्यूजन्स क्रिएट कर रहे हो। जो तुमको रिकॉर्डिंग देखनी है वो तुमको 200 पेज वाले बुक में देखनी है। अगर वो खत्म हो गई तो ठीक है, साइड में रहने दो। जो तुम्हारी बुक कंटिन्यू उसमें कंटिन्यू करो। इंडिया 36। impairment of assets, impairment of assets। सब लोग हेडिंग दे दो। एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और अब तो सीए इंटर में भी AS 28 आ गया है। जब तुम लोग ने सीए इंटर किया था तो तुमको इम्पेयरमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं था। सो तुम्हारे सिलेबस में इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड नहीं था। यू ऑल आर डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। सी AS 28 और इंडिया 36 में कुछ फर्क है, माइनर फर्क है, दोनों सेम नहीं है एग्जैक्टली। कुछ फर्क तो है। यहाँ पे साइड में लिखोगे एज यूजुअल आई ऑलवेज मेक यू राइट। दिस इज लेक्चर 1 और 5 to 10 मार्क्स एग्जाम के लिए। 5 to 10 मार्क्स, 5 to 10 मार्क्स फ्रॉम दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। चलो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्हाट एग्जैक्टली यू मीन बाय इम्पेयरमेंट? इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली यू मीन बाय इम्पेयरमेंट? बच्चों सुनो, इम्पेयरमेंट का मतलब है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट। मैं एक स्लैंग लैंग्वेज में डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन बोल सकता हूं। सपोज मेरे एसेट का कॉस्ट है, मेरे एसेट का कॉस्ट है 12,000। उसका डेप्रीसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है 2,000। डेप्रीसिएशन लेस फ्रॉम एसेट पीएनएल डेबिट हो गया है। और आज बुक्स में जो वैल्यू है ना, जिसको बुक वैल्यू भी बोलते हैं, कैरिंग अमाउंट भी बोलते हैं, ये बुक वैल्यू WDV अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कैरिंग अमाउंट। सो बुक वैल्यू और कैरिंग अमाउंट इज 10,000। लेकिन इसकी रिकवरेबल अमाउंट, इसकी जो रिकवरेबल अमाउंट है, ये मैंने जाके चेक की। मेरे बुक्स में वैल्यू है 10,000। द वैल्यू इन द बुक्स इज 10,000 बट द रिकवरेबल अमाउंट इज, इसकी रिकवरेबल अमाउंट है 8,000। रिकवरेबल अमाउंट है 8,000। इसका मतलब है जितने बुक्स में वैल्यू है उससे कम इसकी रिकवरेबल अमाउंट है। उससे कम अगर रिकवरेबल अमाउंट है तो इंडिया 36 बोलता है बैलेंस शीट इज ओवर स्टेटेड। बैलेंस शीट इज ओवर स्टेटेड। सो व्हाट टू डू? सिंपल, 10,000 माइनस 8,000। अपने को बैलेंस शीट में 8,000 शो करना है और ये जो 2,000 है इसको डेप्रीसिएशन के तरह लेस फ्रॉम एसेट और पीएनएल डेबिट, लेस फ्रॉम एसेट पीएनएल के पीएनएल डेबिट में शो करेंगे, बट नॉट एज अ डेप्रीसिएशन, नॉट एडिशनल डेप्रीसिएशन। वी कॉल इट एज इम्पेयरमेंट लॉस। और इसके लिए जैसे डेप्रीसिएशन की 2 एंट्री पास होती है, डेप्रीसिएशन टू एसेट, वैसे ही 2 एंट्री पास करेंगे। इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट 2,000
और दूसरी एंट्री पास करेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट. सेकंड एंट्री विल बी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस. तो सेम डेप्रिसिएशन के तरह ही ट्रीट हो गया, बट वी डोंट कॉल इट एज डेप्रिसिएशन, वी कॉल इट एज इम्पेयरमेंट लॉस. We call it as impairment loss. अरे as a matter of prudence, this expected loss is provided. तुम बोलोगे सर आज एसेट बेच रहे थोड़ी हो, हम लोग एसेट थोड़ी बेच रहे, तो आप ये लॉस बुक कर रहे हो. एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस एंड फॉर ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन, आज मेरा एसेट अगर 8,000 का है तो बैलेंस शीट में भी 8,000 ही दिखना चाहिए. तो एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस एंड फॉर ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन ये इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा. अगर कंपनी रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करती है ना फिक्स्ड एसेट्स के लिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए, इंटेंजिबल के लिए, तो वहां पे भी रिवैल्यूएशन मॉडल अगर फॉलो नहीं करती है तो भी ये इम्पेयरमेंट लॉस, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन तो उनको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रूडेंस हमको अलाउ करता है. अगर कोई कंपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल्स के लिए अगर रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करती है तो वो कॉस्ट के ऊपर रिवैल्यू कर सकती है. लेकिन अगर रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो नहीं कर रही है, कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रही है, तो भी ये इम्पेयरमेंट लॉस, जिसको बोलते हैं डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, ये प्रोवाइड करना पड़ेगा. बिकॉज प्रूडेंस हमको अलाउ करता है कि एक्सपेक्टेड लॉस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन. नाउ एसेट्स, कौन से एसेट्स? अगर मैं बात करूं एसेट्स की, तो मैं बात कर रहा हूं, यहां पे मैंने बोला है मेरे एसेट का कॉस्ट है 12,000, बट कौन सा एसेट? इसमें इंडिया 36 ने एकदम क्लियरली बोला हुआ है, एसेट्स का मतलब है टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स एंड इंटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ टेंजेबल और इंटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स पे एप्लीकेबल है. टेंजेबल और इंटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स पे एप्लीकेबल है, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अदर आइटम्स. दूसरे आइटम्स पे ये एप्लीकेबल नहीं है. और एक चीज सर, ये रिकवरेबल अमाउंट क्या है? सी रिकवरेबल अमाउंट, दिस रिकवरेबल अमाउंट इज नथिंग बट, मैं तुमको बताता हूं, सपोज मेरे पास एक बिल्डिंग है, और ये जो बिल्डिंग है ना, अगर मैं बेचूं, अगर इसको मैं बेचूं, इफ सोल्ड, व्हाट विल आई गेट, वो मैं फाइंड करूंगा. अगर मैं बेचूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मैं वो फाइंड करूंगा. और दूसरा, अगर मैं इसको बेचूं नहीं तो इसकी यूजफुल लाइफ कितनी बची है? लेट्स सपोज उसकी यूजफुल लाइफ है 10 years. तो अगर मैं इसको यूज करूं, इफ नॉट सोल्ड, इफ यूज्ड, अगर मैं यूज करूंगा तो मेरे को कैश इनफ्लो मिलेगा ना. अगर यूज करेंगे तो इससे इनकम जनरेट होगी, कैश इनफ्लो मिलेगा. सो रिकवरेबल अमाउंट ऑफ दिस बिल्डिंग इज ये वैल्यू या ये वैल्यू, विच एवर इज हाइयर. क्योंकि अगर यूज करने से हाइयर मिल रहा है, सी रिकवरेबल अमाउंट का मतलब है आइदर दिस वैल्यू, इफ आई सेल व्हाट आई गेट, इफ आई यूज व्हाट आई गेट, ये दोनों में से विच एवर इज हाइयर. लॉजिक ये है, अगर यूज करने से ज्यादा पैसा मिल रहा है तो मैं यूज ही करूंगा. मैं बेच रहा तो वैसे भी नहीं हूं. यूज करने से कभी भी वैल्यूएशन जो होता है ना, वो हाईएस्ट लिया जाता है. तुम आगे इंडिया 113 में देखोगे, इंडिया 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट का स्टैंडर्ड है. हमेशा वैल्यूएशन जो करते हैं ना, वो बेस्ट वैल्यूएशन करते हैं. सो वहां पे विच एवर इज लोअर नहीं लिया जाता है कि मेरे को हाईएस्ट क्या मिलेगा, वो लिया जाता है. सो इफ आई सोल्ड, और यहाँ पे नेट फेयर वैल्यू लिया जाता है. अगर मैं बेचूंगा तो मार्केट में बेचने पे कुछ एक्सपेंसेस भी लगता है, वो माइनस करने के बाद जो वैल्यू है वो वैल्यू लिया जाता है, नेट फेयर वैल्यू. इफ आई यूज, तो कैश इनफ्लो जो भी आएगा फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में, सपोज लाइफ 5 years है, थर्ड ईयर के एंड में, फोर्थ ईयर के एंड में, फिफ्थ ईयर के एंड में. सो जो भी मेरे को फिफ्थ ईयर के एंड में मिलेगा, सबको मैं फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में लेके आऊंगा. ये सबकी मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, सबकी प्रेजेंट वैल्यू. इसमें एक बार इंटरेस्ट माइनस होगा, इसमें 2 साल 2 बार, क्योंकि ये सेकेंड ईयर के एंड में पैसा मिला है.
ये थर्ड ईयर के एंड में इनफ्लो आया तो इसमें 3 बार इंटरेस्ट निकालेंगे, इसमें 4 बार इंटरेस्ट माइनस होगा और इसमें 5 बार इंटरेस्ट माइनस होगा, तो सबकी मेरे को आज की प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी. सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और नेट फेयर वैल्यू विच एवर इज हाइयर, जो भी हाइयर होगा उसको हम लोग बोलते हैं रिकवरेबल अमाउंट. दैट वी कॉल इट एज रिकवरेबल अमाउंट. तो देख लो, मैं कभी भी कोई भी स्टैंडर्ड शुरू करता हूं तो शुरू में मेरा एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है. तो यहाँ पे जो हमने सीखा है वो इम्पेयरमेंट. पहले तो किसका होता है, इम्पेयरमेंट में दो ही एसेट्स को कवर किया गया है, टेंजेबल एंड इंटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स. इम्पेयरमेंट कवर्स टेंजेबल एंड इंटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स. और इंटेंजेबल्स का ये जो इम्पेयरमेंट का पता कैसे चलेगा, जब तुम्हारी रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम हो जाए. कैरिंग अमाउंट मीन्स बुक वैल्यू. बुक वैल्यू से कम अगर रिकवरेबल अमाउंट हो जाए तो फिर अपने को इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ता है बाय पासिंग एंट्री इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट. और रिकवरेबल अमाउंट इज नथिंग बट हाइयर ऑफ नेट फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज. अगर यूज करेंगे तो जो प्रेजेंट वैल्यू होती है ना उसको बोला जाता है वैल्यू इन यूज. नेट फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हाइयर उसको बोलते हैं रिकवरेबल अमाउंट. चलो, जितना मैंने समझाया उतना लिखवाता हूं. लोग इसको डिफिकल्ट स्टैंडर्ड बोलते हैं, बट आई डोंट कॉल इट एज डिफिकल्ट. I call this as interesting accounting standard. This is very interesting accounting standard. You will enjoy doing this. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने में मजा आएगा तुम लोगों को. करो अच्छे से, और एग्जाम में 5 से 10 मार्क का एक्सपेक्ट कर ही सकते हो इसमें से. कंप्लीट क्लैरिटी देने का काम मेरा. मैं तुमको कंप्लीट क्लैरिटी दूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में. बस खाली अच्छे से करो और रोज का रोज रिवीजन करते रहो. इसका रेलेवेंट जो एएस है ना, जो तुमने नहीं किया हुआ है, दैट इज AS 28. AS 28. इमीडिएट नेक्स्ट टाइम पे लिखो कवरेज. कवरेज पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कवरेज एक्चुअली 2 पार्ट में है. आगे बाद में मैं अदर इश्यूज भी कराऊंगा, लेकिन ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो कवरेज है ना वो 2 पार्ट में. पहला, इम्पेयरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एसेट्स. इम्पेयरमेंट of इम्पेयरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एसेट्स. और दूसरे बाजू लिखोगे impairment of individual assets और impairment of group of assets. सो impairment हम लोग पहले सीखेंगे इंडिविजुअल एसेट्स का impairment, एक एक सिंगल एसेट का, और फिर ग्रुप ऑफ एसेट्स का impairment. ये जो ग्रुप ऑफ एसेट्स होता है ना, इसको और एक नाम से बुलाया जाता है. वी कॉल इट एज कैश जनरेटिंग यूनिट्स. कैश जनरेटिंग यूनिट्स. सो पहले हम लोग शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट, नंबर 1. हेडिंग दे दो इम्पेयरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एसेट्स. Impairment of individual assets. Now, regarding impairment of individual assets, मैंने जो लिखवा दिया, जो अभी तक समझा है वो लिखवा देता हूं. एंड एवरीबडी नोज वेरी वेल अपने मेन कॉन्सेप्ट जो चलते हैं उनको हम लोग कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2 करके लिखते रहते हैं. सबसे पहला कॉन्सेप्ट 1,
Concept 1, meaning of impairment loss. Concept 1, meaning of impairment loss. As per the provisions of India's 36, as per the provisions of India's 36, impairment means reduction in value of asset. Impairment means reduction in value of assets. Whenever 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 carrying amount of assets whenever carrying amount of assets exceeds whenever carrying amount of assets exceeds its whenever carrying amount of assets exceeds its recoverable amount, it is an indication of impairment of assets. It is an indication of impairment of assets. It is also known as downward revaluation. It is also known as downward revaluation. The excess carrying amount it is also known as downward revaluation. The excess carrying amount over recoverable amount. अरे carrying amount 10,000, recoverable amount 8,000. So carrying amount ज्यादा हुई ना recoverable amount से. The excess carrying amount over recoverable amount. Excess carrying amount over recoverable amount is known as impairment.
Excess carrying amount over recoverable amount is known as impairment. Is known as impairment. Example, इसके नीचे 3 लाइन का एक स्टेटमेंट बनाओ. 3 लाइन का स्टेटमेंट बनाओ. देखो क्या लिखा है मैंने. पहले 3 लाइन का स्टेटमेंट बना लो. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर 3 लाइन्स. बच्चों देखो क्या क्या लिखवा है. जो मैंने समझा है वो लिखवा दिया तुमको. कुछ नया नहीं है ये. जो समझा है वो लिखवा दिया. एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडिया 36, impairment means reduction in value of assets. Whenever carrying amount of assets exceeds its recoverable amount, it is an indication of impairment of assets. It is also known as downward revaluation. क्या क्या वापस से एक बार मैंने क्या लिखवाया. What I made you write? As per the provisions of India's 36, impairment means reduction in value of assets. And whenever carrying amount of asset exceeds its recoverable amount, अगर recoverable amount, carrying amount of assets exceeds its recoverable amount 10,000, carrying amount 8,000, so the difference is known as impairment of assets. Downward revaluation भी बोलते हैं इसको. We also call it as downward revaluation. हम लोग इसको डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन भी बोलते हैं. लिखो एग्जाम्पल में. एग्जाम्पल, अब से मैं बुक वैल्यू WDV नहीं बोल के अब से मैं उसको बोलूंगा कैरिंग अमाउंट, क्योंकि प्रॉपर अकाउंटिंग टर्म है कैरिंग अमाउंट. कैरिंग अमाउंट कैरिंग अमाउंट ऑन डेट ऑफ इम्पेयरमेंट. जिस दिन हम लोग इम्पेयरमेंट टेस्ट करते हैं ना, उस दिन डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की वैल्यू है 10,000. कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ इम्पेयरमेंट 10,000. लेकिन इसकी रिकवरेबल अमाउंट हमने चेक की. इसकी रिकवरेबल अमाउंट yes, this recoverable amount is 8,000. ये रिकवरेबल अमाउंट 8,000 है. तो अब हम लोग इसके बाद से आगे से 8,000 लिखेंगे. ये 8,000 जो रिकवरेबल अमाउंट है, ये हमारी रिकवरेबल अमाउंट ये हमारी बन जाएगी रिवाइज कैरिंग अमाउंट. दिस विल बिकम रिवाइज कैरिंग अमाउंट. आगे से ये कैरिंग अमाउंट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हम लोग 2,000 का इम्पेयरमेंट लॉस बुक करेंगे. वी विल बुक इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 2,000. देयर इज एन इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 2,000. और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 2 जर्नल एंट्री पास होगी. इसको रिकॉर्ड करने के लिए 2 एंट्री पास करेंगे हम लोग. सो ऑन इमीडिएट नेक्स्ट टाइम राइट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और 3 लाइन्स का एक ब्लॉक बना लो विद मिडल पार्टीशन. राइट हियर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पहला फर्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस. रिकॉर्डिंग ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस और दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस. Recording of impairment loss and treatment of impairment loss.
If I talk about recording of impairment loss, my entry will be impairment loss account debit to asset account. इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट 2000 का इम्पेयरमेंट लॉस है. और सेकेंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट. सो हमारी जो नेट एंट्री है वो बन जाती है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस, सॉरी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एसेट. नेट एंट्री पीएनएल टू एसेट. ऑफ कोर्स आई विल नेवर पास द नेट एंट्री, बट नेट एंट्री वही है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एंड लेस फ्रॉम एसेट, लेस फ्रॉम एसेट. अभी इसमें कुछ अपने को क्लैरिटी चाहिए. क्लैरिटी चाहिए तो उसके लिए मैं नीचे लिखूंगा नोट्स. नोट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग. हाँ, नोट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट? नोट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट? सबसे पहले नंबर 1, मीनिंग ऑफ कैरिंग अमाउंट. ऊपर क्या लिखा है? कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट. तो मीनिंग ऑफ कैरिंग अमाउंट, फिर मीनिंग ऑफ रिकवरेबल अमाउंट, ये दोनों सीखेंगे. सो लिखो मीनिंग ऑफ कैरिंग अमाउंट. और कैरिंग अमाउंट इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की बुक्स की वैल्यू. जो बुक्स में वैल्यू होती है ना एसेट की आफ्टर डेप्रिसिएशन. मीनिंग ऑफ कैरिंग अमाउंट. हाँ, मीनिंग ऑफ कैरिंग अमाउंट. See, carrying amount is nothing but the book value or the balance sheet value of asset. Carrying amount means book value. Book value, that is balance sheet value. Carrying amount means book value, that is balance sheet value of asset. Book value, that is balance sheet value of assets. Number 2, meaning of recoverable amount. Number 2, meaning of recoverable amount. Regarding meaning of recoverable amount, मैंने तुमको बताया रिकवरेबल अमाउंट दो चीज से बनता है, विच एवर इज हाइयर. अगले लाइन पे लिखो मिडल ऑफ द पेज. Recoverable amount is nothing but higher figure from net fair value, or value in use. Net fair value और वैल्यू इन यूज, ये दोनों में से जो भी हायर वैल्यू. नेट फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज, विच एवर इज हायर. विच एवर इज लोअर नहीं, अकाउंट्स में तुम लोग लोअर बोलते हो, यहाँ पे विच एवर इज हायर, ये वैल्यूएशन का काम है. विच एवर इज हायर. और इसमें भी नेट फेयर वैल्यू का मतलब है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल. नेट फेयर वैल्यू
जो भी मार्केट में प्राइस चल रही है ना, फेयर वैल्यू चल रही है ना, एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, बेचने पे कमीशन वगैरह कुछ ना कुछ लगता है। एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट। बेचने पे जो भी खर्चा लगता है, जैसे एनआरवी बोलते हो ना, वैसे ही नेट फेयर वैल्यू है ये। और वैल्यू इन यूज, अरे वैल्यू इन यूज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोस इंक्लूडिंग सैल्वेज वैल्यू, क्योंकि लास्ट में सैल्वेज वैल्यू होती है, उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेने का। सो वैल्यू इन यूज, जो भी एसेट की लाइफ है उसमें जो कैश इनफ्लो देगा, और बाद में स्क्रैप करके भी तो इनफ्लो ही मिलेगा ना, तो सैल्वेज का भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेने का। वैल्यू इन यूज इज प्रेजेंट वैल्यू दिस इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ expected cash inflows. Present value of expected cash inflows including salvage value of asset. Including salvage value of asset. Value in use is present value of expected cash inflows including salvage value of asset. ठीक है ना? और एक चीज, एक बार तुम्हारा एसेट इंपेयर्ड हो गया, देख लो, पहले ओरिजिनली तुम्हारी कैरिंग अमाउंट बुक्स में वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 10,000 ओरिजिनली बुक्स में वैल्यू थी 10,000। ये इंपेयरमेंट लॉस बुक करने के बाद अब बुक्स में जो वैल्यू लिखोगे ना, वो 8,000 लिखोगे। ये रिकवरेबल अमाउंट को मैंने रिवाइज कैरिंग अमाउंट भी तो लिखा है। तो इन शॉर्ट, इंपेयरमेंट के बाद में तुम्हारे एसेट की वैल्यू कम हो गई। सो फ्यूचर में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ना, वो फ्यूचर का डेप्रिसिएशन 10,000 पे नहीं, ये रिवाइज कैरिंग अमाउंट पे, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी रिड्यूस हो जाएगा। सो इन फ्यूचर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल ऑल्सो रिड्यूस। इसको पॉइंट नंबर 1 मीनिंग लिखवाया था, पॉइंट नंबर 2 मीनिंग ऑफ रिकवरेबल अमाउंट लिखाया था, अब पॉइंट नंबर 3 और लिख लो। एक और अंडरस्टैंडिंग कि इंपेयरमेंट होने के बाद में रिवाइज कैरिंग अमाउंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा न्यू वैल्यू पे, और वो न्यू वैल्यू रिड्यूस्ड वैल्यू है, तो डेप्रिसिएशन भी रिड्यूस्ड ही रहेगा। सो आफ्टर, लिखो, आफ्टर रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ एसेट, after reducing value of asset, after reducing value of asset, future depreciation will decline. Future depreciation will decline because it will be calculated on revised carrying amount. Because it will be calculated on revised carrying amount.
It will be calculated on revised carrying amount, that is reduced value. It will be calculated on revised carrying amount, that is reduced value. चलो, जो मैंने समझाया था मैंने पूरा अभी तुमको रिटर्न फॉर्म में दे ही दिया है. एक एग्जाम्पल करेंगे इस पे. मैं मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूं. We will solve example on this. All of you write example. Carrying amount. A carrying amount of asset. Carrying amount of asset at 10,000. Carrying amount of asset is 10,000. Expected useful life. Five years. Fair value of asset. Fair value of asset. $8,000. And cost of disposal. Cost of disposal rupees 1,000. Expected cash inflows. Expected cash inflows. First year. First year rupees 2,000. Second year 2,500. Third year 4,000. Third year 4,000. Fourth year 3,000. Fourth year 3,000. Fifth year. सी फिफ्थ ईयर में 1,000 लिखो और साथ में एक सैल्वेज वैल्यू लिख लो 500 रुपए का. 1,000 एंड सैल्वेज वैल्यू. सैल्वेज वैल्यू 500. प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिस्काउंटिंग रेट ले लो 10%. डिस्काउंटिंग रेट 10%. डिस्काउंटिंग रेट 10%. अब क्या क्या कैलकुलेट करने का है. You are required to. You are required to number one calculate impairment loss. Next is give entries related to impairment loss. Give entries for impairment loss. और थर्ड रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस.
Calculate depreciation. Calculate depreciation after impairment loss. ये लो, मेरा पहला एग्जाम्पल रेडी हो गया है. ये एग्जाम्पल करने से अभी तक जो किया है वो प्रॉपर्ली हम लोग विद फिगर समझ लेंगे. ये पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इनफैक्ट एक और था, इंडियाज 40 भी तुम्हारे लिए नया था. तुम लोग ने इंडियाज 40 भी सीए इंटर में नहीं पढ़ा था. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तुम लोग ने सीए इंटर में सिर्फ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखा था, इन्वेस्टमेंट्स. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कोई स्टैंडर्ड नहीं सीखा था, तो वो भी तुम्हारे लिए नया था. और ये भी तुम्हारे लिए नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. इम्पेयरमेंट इज नथिंग बट रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट. अरे बच्चों, इम्पेयरमेंट इज नथिंग बट रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट. विच एसेट? टेंजेबल एंड इंटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स. टेंजेबल एंड इंटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स. दूसरे कोई भी एसेट की हम लोग ये स्टैंडर्ड में बात नहीं कर रहे. डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन भी बोलते हैं. अगर कंपनी कॉस्ट मॉडल भी फॉलो करे तो इम्पेयरमेंट बुक कर सकती है. इम्पेयरमेंट का लॉस जो डाउनवर्ड जो रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट होता है, वो कॉस्ट मॉडल फॉलो करे तो भी इम्पेयरमेंट लॉस तो बुक होता है, बिकॉज प्रूडेंस हमको अलाउ करता है. प्रूडेंस हमको अलाउ करता है एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉस को आज बुक्स में रिकॉग्नाइज करना. सो इम्पेयरमेंट कैसे होगा? कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट. अगर बुक से रिकवरेबल अमाउंट कम है तो डिफरेंस इम्पेयरमेंट लॉस है. चलो हम लोग ये एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं. वी विल सॉल्व दिस एग्जांपल. देखो ये एग्जांपल में सबसे पहले दे रखा है कैरिंग अमाउंट. कैरिंग अमाउंट जो दिया है ना, ये डेफिनेटली बुक्स की वैल्यू है और डेप्रिसिएशन की बात की वैल्यू है. डेप्रिसिएशन की बात की वैल्यू है. अरे तुम लोग है ना लेक्चर्स के लिए ना बहुत लोग आते नहीं है प्रॉपर टाइम पे. यू हैव टू बी ऑन टाइम ऑल ऑफ यू. अभी लास्ट लेक्चर में ओनली महक वॉज देयर एंड और कौन था साथ में? शायद अक्षय था. बाकी सब गुल. सो दिस इज नॉट अलाउड. जॉलिन तूने एक दिन बोला है नहीं आएगा. आई हैव टोल्ड यू टू अटेंड वीक में 2 days एंड 1 on Sunday. तो कोई भी तो एक दिन ले सकता है छुट्टी, और वो फिक्स करके जाना पड़ेगा. ऐसा नहीं है यहाँ मैं लेक्चर शुरू करूं लाइव लेक्चर और तुम लोग भी रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स के तरह गायब रह जाओ. मेरे को 2 मिनट लगता है इनएक्टिव करने के लिए. मेरे खाली एक मेरा इंस्ट्रक्शन में इनएक्टिव कर दूंगा तो एक भी व्यू नहीं होगा तुमको लेक्चर्स. सो लेक्चर्स अटेंड करना कंपलसरी है. और विदाउट माय परमिशन अगर तुमको निकलना है बीच में तो तुम लोग एकदम से नहीं निकल सकते हो. यू हैव टू टेक माय परमिशन. विदाउट माय परमिशन यू कैन नॉट लीव द क्लास. की चलो अभी मेरे को ऑफिस जाने का, मैं निकल गया. दिस इज नॉट अलाउड. सो नेक्स्ट क्लास से मेरे को ये सब नौटंकी नहीं चाहिए, याद रखना. मेरे क्लास में अटेंड करते हो जितने देर मेरा लेक्चर चलता है मेरे हिसाब से काम चलता है. तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता है काम. श्रीनिवास तेरे को एक मैं बैच में भी ऐड कर रहा हूं. ये तो तू कोर्स में है. आई एम एडिंग टू ए बैच ऑल्सो जहां पे असाइनमेंट्स आएंगे. तेरे को असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा. वी हैव अ बैच ऑल्सो 3V13 बैच. 1 मिनट रुक जा, खाली मैं ऐड कर देता हूं फिर मेरे दिमाग से निकल जाएगा. चलो आई हैव एडेड यू. लेट्स कंटिन्यू विद द सॉल्यूशन. राइट डाउन solution.
एक 3 लाइन का स्टेटमेंट बनाओगे, कभी भी हम लोग ये वाले टॉपिक में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बनेगा स्टेटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस. सो राइट बिलो दिस, सब लोग लिखेंगे इसके नीचे स्टेटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस. Statement of impairment loss. This is part 1 of the solution. Statement of impairment loss. And how you get statement of impairment loss? Everybody knows very well carrying amount on the date of impairment. Carrying amount. Carrying amount on the date of impairment. और इसको कंपेयर करेंगे रिकवरेबल अमाउंट से. और ये जो रिकवरेबल अमाउंट है यही तुम्हारे आगे के लिए रिवाइज कैरिंग अमाउंट बन जाएगी, क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस बुक करने के बाद बुक्स में हम लोग यही कैरिंग अमाउंट शो करेंगे. This recoverable amount becomes our revised carrying amount. और इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस को बोलेंगे इम्पेयरमेंट लॉस. बच्चों लिख लो ये. मेरा सॉल्व करने का तरीका ये, मैं हमेशा पहले स्टेटमेंट बनाता हूँ इम्पेयरमेंट लॉस का. फिर स्टेटमेंट बनने के बाद सेकेंड पार्ट ऑफ माय सॉल्यूशन इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस. Recording of impairment loss. हाँ, रिकॉर्डिंग ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस और दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस. Recording of impairment loss and treatment of impairment loss. Recording of impairment loss and treatment of impairment loss. और इसके नीचे लिखोगे वर्किंग नोट्स. See, along with the reasoning, I always give methodology to solve. This is my approach throughout all the levels. With proper reasonable understanding, with reasonings, methodology is required. एग्जाम का पेपर सॉल्व करने के लिए methodology नहीं है तो पास होना मुश्किल है. सो हम लोग पहले बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस. एक बार स्टेटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस हो गया रेडी, उसके बाद में एंट्री और उसके नीचे वर्किंग नोट. चलो, आई थिंक एवरीबडी डन अप टिल हियर. सबका हो गया यहां तक. लिखेंगे प्रॉब्लम में अपने को कैरिंग अमाउंट तो देके ही रखा है. इन प्रॉब्लम कैरिंग अमाउंट इज गिवन. जस्ट चेक द कैरिंग अमाउंट. कैरिंग अमाउंट है अपने पास यहां पे. कैरिंग अमाउंट इज 10,000. कैरिंग अमाउंट इज 10,000.
रिगार्डिंग रिकवरेबल अमाउंट के लिए हमको चाहिए नेट फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज। नीचे यहाँ पे वर्किंग नोट में लिखो, वर्किंग नोट में लिखोगे वर्किंग नोट में दो चीज चाहिए मेरे को, नेट फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज। इनका जो भी लोअर होगा ना, वर्किंग नोट पॉइंट ए नेट फेयर वैल्यू, पॉइंट बी वैल्यू इन यूज, और अगले लाइन पे लिखोगे रिकवरेबल अमाउंट इज ए और बी। ए और बी विच एवर इज हाइयर, ए और बी विच एवर इज हाइयर। ए और बी विच एवर इज हाइयर। सो नेट फेयर वैल्यू के लिए तो एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू minus cost of disposal. You can see here fair value of asset minus cost of disposal 1000. So 8000 minus 1000, ये लो नेट फेयर वैल्यू आ गई 7000। लेकिन वैल्यू इन यूज के लिए हमको डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। प्रेजेंट वैल्यू किसका निकालना पड़ेगा? एक तो लाइफ है 5 इयर्स, और 5 साल में अपने को फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर साथ में सैल्वेज वैल्यू के साथ दे रखा है, तो इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो फॉर वैल्यू इन यूज, ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 है। दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1। अब वैल्यू इन यूज के लिए बनेगा वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज। लिखेंगे सब लोग, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज। पहला कॉलम आएगा ईयर्स, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। सेकेंड कॉलम आएगा कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो। वो कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 10%, और इससे हमको मिल जाएगी उनकी प्रेजेंट वैल्यू ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर। जिस दिन इंपेयरमेंट हम लोग बुक करें उस दिन की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। सो आज की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। अच्छा, कैश इनफ्लोज क्या क्या है देख लो। कैश इनफ्लोज तुम्हारे पास है इधर, यू कैन सी योर कैश इनफ्लोज। कैश इनफ्लोज इज 2000, 2000, 2500। फिर 2000, 2500 के बाद 4000, 3000, 1000। लेकिन यहाँ पे 1000 नहीं, मैं 1500 लिखूंगा। 1000 रुपीज तो इनफ्लो है, और 500 रुपीज लास्ट में सैलवेज वैल्यू है, 1500। इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। 3 डेसिमल्स ले लो, 100 डिवाइड बाय 110, 0.909। टेक 3 डेसिमल्स, ऑल डेसिमल्स ले लिया, 4 डेसिमल्स ले लिया, तो थोड़ा आंसर में फर्क आ जाएगा, बट उसके लिए मार्क्स नहीं कटता है। 0.826751,
0.751, 0.683, 0.621, 0.683, कैलकुलेटर हाथ में रखो, कैलकुलेट करते रहो। एफआर के लेक्चर के लिए बैठे हो ना, यू शुड हैव कैलकुलेटर्स। प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, निकालते चलो प्रेजेंट वैल्यू, बताते जाओ फटाफट। वन एट 1818, फिर बोलो नेक्स्ट। 2065, 1818, 2065, 3004, फिर 2049, और फिर लास्ट वाला 1500 इंटू पॉइंट 931.5 को 932 कर देते हैं ना, विल मेक दिस एज 932। ये लो, सबका टोटल आ गया 9865। 69 थोड़ी हुआ, 9865 हुआ है। 9865, एक मिनट वापस चेक कर लूं, मेरा ही रॉन्ग हो गया लगता है। 1818 प्लस 2065 बोला था तुमने, फिर 3004, फिर 2049 एंड 932। 9868 आता है, हाँ 69 नहीं है, 9868। This is nothing but your present value of cash inflows. This is present value of cash inflows. ऊपर लिखेंगे 9868। सो हाइयर ऑफ बोथ तो यही हो जाएगा 9868। ए और बी विच एवर इज हाइयर इज 9868, या 9868 को ऊपर ले जाओ। ये 9868 हमारा रिकवरेबल अमाउंट है, यही हमारी रिवाइज कैरिंग अमाउंट है। सो 10,000 में से माइनस कर देंगे। सो देयर इज एन इम्पेयरमेंट ऑफ 132 रुपीज। इम्पेयरमेंट लॉस आ गया 132 रुपीज का, और ये इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री पास करेंगे। इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और दूसरी एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट,
Profit and loss account debit to impairment loss account. Yellow, this is done. Yes, everybody. अब एक और रिक्वायरमेंट बाकी है, उनकी 3 रिक्वायरमेंट थी. सबसे पहले बोला था कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस, तो हमारा 132 का आ गया. गिव एंट्रीज, वो भी दे दी. अब बोलते हैं डेप्रिसिएशन आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस. अरे एसेट की लाइफ है 5 इयर्स, 5 साल की एसेट की लाइफ है. और अब रिवाइज कैरिंग अमाउंट है ना, अब जो नया कैरिंग अमाउंट है वो ये बन गया है. ये 9868 इज रिवाइज कैरिंग अमाउंट. सो इसको हम डेप्रिशिएट करेंगे. रिवाइज कैरिंग अमाउंट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन रिमेनिंग लाइफ. पार्ट 3 depreciation on revised book value. Depreciation on revised book value. Revised book value is 9868 माइनस स्क्रैप वैल्यू तो आता ही है हमेशा, अपॉन 5 years. So 9868 minus 500 divided by 5. So 1874 per year. ये लो 1874 per year. सो ये अपना हो गया पहला क्वेश्चन. दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव कंप्लीटेड. अपने क्लास टेक्स्ट बुक का भी हम लोग है ना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. वी कैन सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास टेक्स्ट बुक ऑल्सो. You don't have to open class textbook. रखना है तो सामने खुला रख लो, बाकी मैं हाईलाइट करा लूंगा इफ यू वांट, क्योंकि कभी कुछ उसमें लिखना हो ना तो तुम लिख पाओगे. क्वेश्चन नंबर 1. सो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, अपने क्लास टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1. देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है. व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1. Mars Limited gives the following estimates of cash inflows relating to property, plant and equipment on 31st March 2004. The rate of discount is 15%. अब क्या क्या अपने को देके रखा है. 31st March 2004 को 31st March 2004, इसका मतलब है 1st April 2004 से. अरे जो एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज है तो वो तो आगे का ही रहेगा ना, तो उसके आगे का 1 2 3 4 5 साथ में रेसिडुअल वैल्यू. सो आगे 5 साल का हमको वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करने के लिए कैश इनफ्लोज देके रखा है. और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज किया था 1 अप्रैल 2001 को. इम्पेयरमेंट कभी हो रहा है, इम्पेयरमेंट हो रहा है 31 मार्च 2004 को. इम्पेयरमेंट का टेस्ट कर रहे हैं हम लोग,
तो 1 अप्रैल 2000 X1 को हमने 20 लाख में खरीदा था, लाइफ है 8 इयर्स। अरे अगर X1 में खरीदा है तो X1, X2 फर्स्ट ईयर, X2, X3 सेकेंड ईयर एंड X3, X4, ये रहा 31 मार्च X4 थर्ड ईयर। तो 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा 20 लैक्स का। कैरिंग अमाउंट है 20, कॉस्ट है 20 लैक्स, इसमें से 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे ना तो जाके मिलेगा कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ इम्पेयरमेंट। ये कैरिंग अमाउंट है ऑन द डेट ऑफ इम्पेयरमेंट, दिस 31 मार्च 2000 X4, ये डेट को हम लोग इम्पेयरमेंट का टेस्ट कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल X1 से 31 मार्च X4 का मतलब है 3 इयर्स। यहाँ पे 20,000 का एसेट था, इसमें से 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस होगा और फिर हमको मिलेगा कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ इम्पेयरमेंट। टोटल लाइफ जो है ना, यूजफुल लाइफ है वो 8 इयर्स है और रेसिडुअल वैल्यू 500 लैक्स है, वो तो इधर भी देके रखा है, ऊपर भी दिया रेसिडुअल वैल्यू तो। एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस करके दे दिया है, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेलिंग माइनस करके हमको नेट फेयर वैल्यू देके रखा है। कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस, उनको सिर्फ इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेशन चाहिए, दे वांट अस टू कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस। तो मैंने बोला इम्पेयरमेंट लॉस जब भी अपने को वर्कआउट करने का है, सो इम्पेयरमेंट लॉस के लिए मेरा तरीका यही है, दिस इज माई मेथड, आई विल ऑलवेज प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। मैं हमेशा बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, उसके नीचे जर्नल एंट्री। पहले हम लोग हमेशा बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस और स्टेटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस के नीचे जर्नल एंट्री और जर्नल एंट्री के बाद वर्किंग नोट। ये मेरा प्रेजेंटेशन का तरीका होगा और हमेशा यही तरीका होगा, दिस इज माई मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। सो क्वेश्चन नंबर वन, जरा 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्लास टेक्स्ट बुक। चलो बच्चों लिखना चालू करो। स्टेटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, सब लोग लिखना चालू करोगे। स्टेटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, is on 31 March X4 as on 31 March X4। अब जितना लिखा हुआ है कॉपी कर लो, उसके बाद में मैं प्रॉब्लम्स लिखवाना चालू करूंगा, सॉल्व करवाना चालू करूंगा। ये जितना व्यू हो रहा है उतना कॉपी कर लो और कंप्लीट हो जाए तो बता दो मेरे को। मैंने एंट्री में लिख दी, खाली मेरे को अमाउंट लिखना बाकी है।
कर लो, once it is done please let me know. सॉल्व नहीं करना है, खाली प्रेजेंटेशन कॉपी करने बोला है मैंने. डन. चलो ठीक. सबसे पहले तो कैरिंग अमाउंट हो गया ना सबका लिख के. महक डन, अक्षय, जॉलिन, बाकी लोग फटाफट करो एंड कंफर्मेशन दो. और एक का आ गया. यस. श्रीनिवास. श्रीनिवास लैपटॉप से कर रहा है क्या मोबाइल से कर रहा है, कैसे अटेंड कर रहा है? चलो लिखेंगे सबसे पहले 20,000 डेप्रिशिएट करेंगे हम लोग, उसको 3 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा. सो हमको कैरिंग अमाउंट चाहिए ऑन द डेट ऑफ इम्पेयरमेंट. ये मैं इधर ही लिख लेता हूं. 20,000 is the cost minus scrap value. Scrap value है 500 डिवाइड बाई 8 years. Into 3 years. Into 3 years. So 20,000 minus 500 divided by estimated useful life 8 years into 3 years minus 20,000 original cost. So cost minus 3 years depreciation 12,688. 12,688. हाँ 12,688. अब रिकवरेबल अमाउंट तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे. रिकवरेबल अमाउंट के लिए लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1. वर्किंग नोट नंबर 1 पे चले जाओ. दिस इज अवर वर्किंग नोट नंबर 1. वर्किंग नोट नंबर 1 में नेट फेयर वैल्यू तो दे रखा है, ये रहा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल. इस बार नेट फेयर वैल्यू 10,000 देके रखा है. हाँ वैल्यू इन यूज के लिए लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 2 और वर्किंग नोट नंबर 2 के लिए नीचे अगला प्रेजेंटेशन. बना लो. ये प्रॉब्लम में भी डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है, डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या दे के रखा है? 15% है इस बार डिस्काउंटिंग रेट. डिस्काउंटिंग रेट इज 15%. हाँ 15% है बराबर जॉलिन. डिस्काउंटिंग रेट इज 15%.
देख लो, लिख लो, ये यहां तक लिख लो। ईयर्स कैश इनफ्लो, लिखेंगे। कैश इनफ्लोज 2000, 3000, 3000, लिखते चलो 2000, 2000, 3000, 3000, 4000 और ये 2500 विद सैल्वेज वैल्यू साथ में लिखोगे। 4000 एंड 2500, 4000 एंड 2500। चलो 3 डेसिमल्स, 100 डिवाइड बाय 115, 0.870 है, 8695 है। I will take 0.870, 0.756, 0.658, 0.572, and 0.497. 0.497. So 2000 into, चलो फटाफट ले लो कैलकुलेटर हाथ में, फटाफट वर्कआउट करते जाओ। 2000 into 0.870, 1740, 1740। नेक्स्ट वाला 3000 into 0.756, 2268। ठीक है, नेक्स्ट वाला 3000 into 0.658, 1974, 1974, 4000 into 0.572, 2288, 2500 into 0.497, 1243, 9513 is the total. Yes, Akshay, proper है, 9513 is the total. 9513, yes, total is 9513, correct. ऊपर जाओ, लिखो 9513। सो दोनों में हाइयर तो यही है 10,000, विच एवर इज हाइयर लेना है। नेट फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हाइयर, दैट इज 10,000। लिख दो 10,000, ऊपर ले जाओ। सो 2688 का इंपेयरमेंट लॉस है। देयर इज एन इंपेयरमेंट लॉस ऑफ 2688। एंट्री में भी अमाउंट लिख दो, 26
2688 का इम्पेयरमेंट लॉस है। और फ्यूचर का अगर डेप्रिसिएशन निकालना है तो अभी नई कैरिंग अमाउंट ये है 10,000। दिस 10,000 इज द न्यू कैरिंग अमाउंट। लाइफ 8 ईयर्स में से 3 ईयर्स जा चुका है। लिखो नंबर 3। नंबर 3 फ्यूचर डेप्रिसिएशन। Future depreciation on revised carrying amount. Future depreciation on revised carrying amount. मेरे रिवाइज कैरिंग अमाउंट है 10,000, स्क्रैप वैल्यू वही है 500 और टोटल 8 ईयर्स में से 3 ईयर्स जा चुका है। टोटल लाइफ थी 8 ईयर्स, 3 ईयर्स गॉन। अब लाइफ बची है 5 ईयर्स। सो 9,500 डिवाइड बाय 5, दैट कम्स टू 1,900 पर ईयर। $1,900 पर ईयर। अब मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया। मेरा कॉन्सेप्ट नंबर था मीनिंग ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, दैट आई हैव ऑलरेडी डन विद एग्जांपल। अब मैं जाने वाला हूं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 2, और कॉन्सेप्ट नंबर 2 का पहले मैं एग्जांपल कराऊंगा और एग्जांपल कराने के बाद में मैं उसका नोट्स दूंगा, क्योंकि एग्जांपल के बाद तुमको ज्यादा बेटर समझेगा जो मैं लिखाऊंगा। लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 हेडिंग दोगे रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। एग्जाम्पल लिख लो एक। एग्जाम्पल नंबर 1, cost of asset as on 1st April 2017, as on 1st April 2017 ये एसेट का कॉस्ट फॉर लाइफ ऑफ 10 ईयर्स इट्स 10,000। 10 साल की लाइफ है और खरीदने वाले दिन इसका कॉस्ट था 10,000 रुपीज। कॉस्ट ऑफ एसेट on 1st April 2017 for a life of 10 years is 10,000। लिख लो पहले एग्जाम्पल लिख लो। Salvage value nil, there is no scrap value। Recoverable amount recoverable amount at the end of first year and at the end of 2020। खरीदा था 2017 फर्स्ट अप्रैल को। फर्स्ट ईयर के एंड में इसकी रिकवरेबल अमाउंट है 7,000। तुम बोलोगे सर इंपेयरमेंट हो गया क्योंकि एसेट 10,000 का है, लाइफ 10 ईयर्स है, स्क्रैप वैल्यू नील है। सो 10,000 डिवाइड बाय 10, हर साल का 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन है, तो पहले साल में 10,000 माइनस 1,000। मैंने क्या बोला, समझा क्या?
अरे इंपेयरमेंट आ गया पहले इस साल में, पहले इस साल में इंपेयरमेंट आ गया। मैंने क्या बोला समझा क्या? 10,000 का एसेट है, स्क्रैप वैल्यू 0 है, देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू। अगर स्क्रैप वैल्यू 0 है तो फर्स्ट ईयर में तुम देखो ना, फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन क्या आएगा? फर्स्ट ईयर में 10,000 डिवाइड बाय 10 ईयर्स, 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन, तो 10 माइनस 1 9,000 इज द कैरिंग अमाउंट। लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड में वो बोलते 7,000 है, 9,000 तो कैरिंग अमाउंट है, रिकवरेबल अमाउंट 7, सीधा रिकवरेबल दे दिया, हमको कैलकुलेट नहीं करना है। नेट फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज कुछ नहीं, सीधा प्रॉब्लम में रिकवरेबल अमाउंट ही दे दिया है। तो 9,000 के सामने 7,000, तो बच्चों 2,000 का इंपेयरमेंट लॉस आ गया पहले साल में, पहले साल में 2,000 का इंपेयरमेंट लॉस आ गया। और उसके बाद 18, 19, 19, 20, 2 साल के बाद आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स दिस इज 9,000। इसका मतलब है आगे वापस बढ़ रही है वैल्यू, 7,000 होके फिर से 9,000, इसका मतलब है आगे जाके इंप्रूवमेंट हो रहा है। सो कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस एंड रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस एंड रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। सो ये प्रॉब्लम में दो काम करना है हमको, इंपेयरमेंट लॉस और उसका रिवर्सल दोनों देखने का। इंपेयरमेंट हो रहा है, पहले पहले फॉल हो रही है वैल्यू और उसके बाद में इंप्रूवमेंट आ रहा है, वापस से वही एसेट के वैल्यू में इंप्रूवमेंट आ रहा है 2 साल के बाद, आफ्टर 2 इयर्स देयर इज एन इंप्रूवमेंट। सो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। अरे बच्चों समझा क्या? रिवर्सल इज नथिंग बट इंप्रूवमेंट इन द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट के फेयर वैल्यू में इंप्रूवमेंट आ रहा है। पहले पहले रिकवरेबल अमाउंट कम थी तो वो इंपेयरमेंट लॉस हो गया, और फिर रिकवरेबल अमाउंट बढ़ गई, रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से ज्यादा हो गई। सो इन फ्यूचर इफ रिकवरेबल अमाउंट इज इंक्रीज्ड, अगर रिकवरेबल अमाउंट इंक्रीज हो जाती है तो उसको बोलते हैं रिवर्सल करना पड़ेगा। इंप्रूवमेंट आ गया, इंप्रूवमेंट आ गया, उसको रिवर्सल करेंगे वहां पे हम लोग। चलो मैं पहले ये एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के बाद नोट्स दूंगा। पहले ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसके बाद में मैं तुम लोगों को नोट्स दे रहा हूं। सॉल्व करने के लिए फर्स्ट पार्ट अपना वही, फर्स्ट पार्ट वही रहने वाला है, स्टेटमेंट शोइंग इंपेयरमेंट लॉस, अब ये पार्ट 1 ऑफ द सॉल्यूशन बन गया। स्टेटमेंट शोइंग इंपेयरमेंट लॉस, क्योंकि पार्ट 2 जो होगा ना उसमें रिवर्सल होगा, पार्ट 2 में रिवर्सल आएगा। और इस बार ये वर्किंग नहीं चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, मैं तुम लोगों को फर्स्ट पार्ट का तो प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। अरे बच्चों मेथोडोलॉजी होती है ना, तो आंख बंद करते तो भी याद रहता है इंपेयरमेंट क्या कर रहे थे हम लोग। नहीं तो क्या है, इतना बड़ा सिलेबस है ना, मेथोडोलॉजी नहीं होगी ना तो ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग से निकल ही जाएगी। So I always make my students work on two things. One is you should know what we are doing, that's the reasoning, and other one is methodology. चलो पहले ये पार्ट 1 ऑफ द सॉल्यूशन है, और पार्ट 1 में ना ये स्टेटमेंट को ए बना लो और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को बी बना लो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को बी बना लो। फटाफट ये कॉपी कर लो, एक बार ये कॉपी हो गया मेरे को बोल दो, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेन तो रिवर्सल सीखना है। करो कॉपी।
सो इट्स अ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, स्मूथनेस आ गई हमको, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, अपने लिए स्मूथ हो गया, कोई तकलीफ नहीं है। See, actually, I wanted to take today for revision, even previous batch students also, but वो सब कोई अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने एक संडे और एक्सटेंड कर दिया। फिर नहीं रहेंगे तो फिर अपन शुरू कर देंगे, बिकॉज स्टूडेंट्स दे डोंट अंडरस्टैंड द बेनिफिट कि एक बार पूरा सिलेबस होने के बाद जो रिवीजन होता है ना, वो खुद से नहीं कर सकते, मेरे साथ हो जाता है और उसका बेनिफिट लास्ट में मिलता है। करो करो करते जाओ, कंफर्मेशन देते जाओ। स्टेटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑन द डेट ऑफ इम्पेयरमेंट, फर्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2017 में खरीदा था। यस एवरीबॉडी, अभी किस किस का बाकी है, थोड़ा जल्दी लिखा करो भाई। 10,000 वॉज द कॉस्ट। एक साल का डेप्रीसिएशन 1,000, एक साल का डेप्रीसिएशन 1,000। सो 9,000 इज द कैरिंग अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट अपने को
ना तो ये दिया हुआ है ना ये दिया हुआ है, सीधा सीधा अपने को रिकवरेबल अमाउंट दे दिया है 7,000. Recoverable amount is 7,000. So 9,000 minus 7,000, there is an impairment loss of 2,000. और ये impairment loss की एंट्री पास कर ली. Impairment loss account debit to asset account. And P&L account debit to impairment loss account. P&L account debit to impairment loss account. ठीक है ना. ये impairment loss तो हो गया. अभी क्या 2 साल और निकल गए. ये कौन सा ईयर था? Impairment loss as on फर्स्ट ईयर था 31 मार्च 1 अप्रैल 17 को खरीदा था और इम्पेयरमेंट लॉस हमने बुक किया एज ऑन 31 मार्च 2018. 31 मार्च 2018. अभी 2020 में जाके इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन 2020 तक डेप्रिसिएशन तो चार्ज हुआ है ना. तो पार्ट ए स्टेटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस था, पार्ट बी वॉज accounting treatment, and part C is depreciation. Depreciation after impairment. Depreciation after impairment of asset. अब रिवाइज कैरिंग अमाउंट हो गई हमारी 7,000. दिस 7,000 इज अ रिवाइज कैरिंग अमाउंट. स्क्रैप वैल्यू नील है और अब लाइफ 10 में से 1 ईयर जा चुका है. 10 में से 1 ईयर इज गॉन. सो अब लाइफ बची है 9 ईयर्स. सो 7,000 डिवाइड बाय 9 ईयर्स, that comes to 778. $778 पर ईयर. अब रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस के लिए 2 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा. नाउ पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन. This is part 2 of the question. You'll write here reversal of impairment loss. Heading दे दो reversal. रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कितना एप्रिसिएशन हुई है वैल्यू, एसेट की वैल्यू कितनी एप्रिशिएट हुई है. तो सबसे पहले बनता है स्टेटमेंट ऑफ टोटल एप्रिसिएशन. स्टेटमेंट ऑफ टोटल एप्रिसिएशन एज ऑन 31 मार्च 20 को इंप्रूवमेंट आ रहा है. पहले तो एसेट की वैल्यू 9 था, 7,000 हो गई थी. कौन से डेट को 7,000 हो गई थी बच्चों? 31 मार्च 2018 को. 31 मार्च 2018 को ये 7,000 की वैल्यू हो गई थी और अब उसमें 2 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा. सो टोटल एप्रिसिएशन कैसे मिलेगा? कैरिंग अमाउंट 31 मार्च 2020 का कैरिंग अमाउंट चाहिए. 7,000 was the value on 31st March 18 minus 1819 and minus 1920. Minus 1819, 1920. 2 साल का डेप्रिसिएशन. So 7,000 minus 778 minus 778. 5,444. सो 5,444 ये बुक्स में आज एसेट की वैल्यू चल रही है.
लेकिन वो बोलते हैं ऑन 31 मार्च 2020 जो रिकवरेबल अमाउंट है, बताओ क्या रिकवरेबल अमाउंट प्रॉब्लम बता रहा है। हमारे बुक्स में एसेट की इम्पेयरमेंट के बाद 2 साल और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद 5444 की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है ऑन 31 मार्च 2020। बच्चों इसकी रिकवरेबल अमाउंट क्या बता रहे हैं। ऑन 31 मार्च 2020 द रिकवरेबल अमाउंट इज 9000। इसकी रिकवरेबल अमाउंट है 9000। हमारे बुक्स में पहले तो हमने इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया, फिर 7000 हमारी रिवाइज कैरिंग अमाउंट बन गई, और ये जो रिवाइज कैरिंग अमाउंट है अब इसको और 2 साल डेप्रिशिएट किया तो 5444 की वैल्यू है। लेकिन आज 31 मार्च 20 को जाके हमने इम्पेयरमेंट टेस्ट किया तो रिकवरेबल अमाउंट कम नहीं ज्यादा हो गई। कितनी ज्यादा हो गई? 5444 माइनस 9000, इट हैज इंक्रीज्ड बाय 3556। 3556, ये 3556 को हम लोग बोलते हैं टोटल एप्रिसिएशन। बट ये टोटल एप्रिसिएशन को रिवर्सल नहीं बोलते, इसमें कुछ अमाउंट को रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस बोलते हैं, और बैलेंस का ट्रीटमेंट अलग है। सो इसका दो डिवीजन करो, इसका दो डिवीजन करो। ये 3556 का दो डिवीजन होगा। इसमें से वन पार्ट विल बी नोन एज, इसमें से एक पार्ट को हम लोग बोलेंगे रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। और जो बैलेंस है उसका ट्रीटमेंट अलग है। बैलेंस का ट्रीटमेंट क्या है वो बाद में बताता हूं, बट मैंने दो डिवीजन कर लिया। दूसरे साइड मैंने अभी कुछ हेडिंग नहीं दी है। सो मैंने बोला 3556 तो टोटल एप्रिसिएशन है। अब ये टोटल एप्रिसिएशन में कितने अमाउंट को रिवर्सल बोलेंगे उसके लिए इंड AS 36 बोलता है दैट रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कैन नॉट बी मोर देन ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट। लिखो पार्ट बी, सेकेंड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। अरे इंड AS 36 बोलता है रिवर्सल ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रिवर्सल ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या? ओरिजिनल कॉस्ट था 10,000, पहले साल का 1,000 रुपया माइनस किया। अगर इंपेयरमेंट लॉस नहीं होता तो दूसरे साल का 1,000 माइनस होता और तीसरे साल का 1,000 माइनस होता, और आज ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट 7,000 होती। अगर इंपेयरमेंट नहीं हुआ होता तो पहले साल का 1,000, 17, 18, 18, 19 का 1,000 और 19, 20 ईयर का 1,000, तो ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट होती 7,000। ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट होती 7,000। सो तुम्हारा रिवर्सल 7,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट, रिवर्सल का मतलब है, रिवर्सल का मतलब है नलिफाइंग इंपेयरमेंट लॉस। अगर इंपेयरमेंट लॉस नहीं हुआ होता तो आज एसेट की वैल्यू ये होती। अगर इंपेयरमेंट लॉस नहीं हुआ होता तो आज एसेट की वैल्यू ये होती। तो बस ये वैल्यू, यही वैल्यू होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। तुम बोलोगे सर इससे ज्यादा हो गया तो, इससे ज्यादा हो गया तो, मतलब आज अपने बुक्स में ड्यू टू इंपेयरमेंट लॉस एसेट की वैल्यू 5444 है। ड्यू टू इंपेयरमेंट लॉस एसेट की वैल्यू 5444 है, लेकिन प्रॉब्लम इंड AS 36 बोलता है एसेट की वैल्यू को तुम 5444 से बढ़ा के 7,000 तक बना सकते हो। 7,000 तक बढ़ाओगे तो उसको बोलेंगे रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। इसका मतलब है 1556 तक, 5444 से अगर 7,000 तक तुम लेके आ जाओगे तो उसको हम लोग बोलेंगे रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। लेकिन हमारे एसेट की वैल्यू तो 7,000 नहीं, आज रिकवरेबल अमाउंट 9,000 है। 9,000 है। सो 9,000 है ना, तो ऊपर का जो अमाउंट है ना 5,666 के ऊपर का जो अमाउंट है वो रिवर्सल नहीं है। सो इंड AS 36 बोलता है रिवर्सल कैन नॉट बी मोर देन ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट। अगर इंपेयरमेंट नहीं हुआ होता बच्चों, अगर इंपेयरमेंट नहीं हुआ होता तो आज एसेट की वैल्यू 7,000 होती थी।
डू यू ऑल एग्री विद दिस और नॉट? पहले तो ये बोलो मेरे को, अगर इंपेयरमेंट नहीं हुआ होता तो ओरिजिनल कॉस्ट 10,000, पहले साल का 1,000, दूसरे साल का 1,000, तीसरे साल का 1,000, 3 ही साल तो निकले हैं, तो एसेट की कैरिंग अमाउंट 7,000 होती। एवरीबडी, डू यू ऑल एग्री विद दिस? लेकिन इंपेयरमेंट के वजह से आज अपने बुक्स में एसेट की वैल्यू कितनी है? 5,444 है, 5,444 है। तो इंडिया 36 बोलता है 5,444 से बढ़ा के 7,000 बना सकते हो, बस, उससे ऊपर नहीं, उससे ऊपर नहीं। उससे ऊपर वाला जो अमाउंट है ना, फिर तो वो रिवैल्यूएशन हो जाएगा। अरे कैरिंग अमाउंट के ऊपर जो वैल्यू होती है उसको तो रिवैल्यूएशन बोलते हैं, उसको रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस नहीं बोलते। सो इंडिया 36 हमको रिवर्सल में पहले पॉइंट नंबर 1 में बोलता है टोटल एप्रिसिएशन निकाल लो। तो हमने टोटल एप्रिसिएशन कैसे निकाला? कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ रिवर्सल, कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ रिवर्सल माइनस रिकवरेबल अमाउंट, हमको मिल गया टोटल एप्रिसिएशन। अब ये टोटल एप्रिसिएशन में कितना रिवर्सल है, कितना रिवर्सल है, उसके लिए पॉइंट नंबर बी लिखो बच्चों। पॉइंट नंबर बी, एज पर इंडियाज 36, as per India's 36, reversal of impairment loss, reversal of impairment loss as per India's 36, reversal of impairment loss cannot be more than reversal of impairment loss cannot be more than original carrying amount. Reversal of impairment loss cannot be more than original carrying amount. Cannot be more than original carrying amount. Reversal of impairment loss cannot be more than original carrying amount. ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। So the maximum reversal allowed will be the maximum reversal allowed will be original carrying amount। ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट को आज के कैरिंग अमाउंट के साथ, अरे ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट का मतलब हो गया कैरिंग अमाउंट विदाउट इंपेयरमेंट लॉस। ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट, ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट का मतलब है बुक वैल्यू विदाउट इंपेयरमेंट लॉस, और बुक वैल्यू विदाउट इंपेयरमेंट लॉस का मतलब है 10,000 वॉज द कॉस्ट और 3 साल का डिप्रिसिएशन है 3,000। अगर इंपेयरमेंट नहीं हुआ होता तो 10,000 में से 3,000 माइनस करते तो हमारा आज 7,000 कैरिंग अमाउंट होता। लेकिन हमारे पास बुक्स में जो कैरिंग अमाउंट अभी चल रहा है ना वो 5,444 है। वो इंपेयरमेंट लॉस के वजह से कैरिंग अमाउंट ड्यू टू इंपेयरमेंट लॉस इज 5,444। तो इंडिया बोलता है 5,444 से बढ़ा के 7,000 का बना सकते हो। इसका मतलब है 1,556 बढ़ा सकते हो। 1,556 को हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम रिवर्सल अलाउड। ये रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस है। उसके ऊपर तो क्या है ना, 7,000 के ऊपर की वैल्यू चली जाएगी, और 7,000 के ऊपर वैल्यू जाने का मतलब है वो रिवर्सल नहीं है, वो तो रिवैल्यूएशन हो गया, अपवर्ड रिवैल्यूएशन।
So maximum reversal allowed is 1556. 1556. Maximum reversal of impairment loss is 1556. But total appreciation तो 3556 है. तो उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा 2000 है ना, उसको बोलेंगे रिवैल्यूएशन. ये अपवर्ड रिवैल्यूएशन है. इसके लिए रिवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रिएट करेंगे. दिस इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट. Revaluation of asset, that is upward revaluation. I hope everybody understood. मैं तुमको जर्नल एंट्री भी दे देता हूं. इसमें भी दूंगा जर्नल एंट्री. इसमें भी दूंगा जर्नल एंट्री. राइट. पॉइंट नंबर सी. पॉइंट नंबर सी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. पहले रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, फिर ट्रीटमेंट ऑफ रिवर्सल. पर्टिकुलर्स के साथ 4 लाइन्स. along with particulars 4 lines. Reversal of impairment loss, and treatment of reversal. Treatment of reversal of impairment loss. पहला आ गया रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस और दूसरा आ गया ट्रीटमेंट ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस. ट्रीटमेंट ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस. एसेट की वैल्यू 3556 से इंक्रीज हुई है. बच्चों एंट्री ऐसे बनेगी. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 3556 टू रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस 1556 टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स 2000. So total appreciation is PP account debit to reversal and to revaluation reserves. To reversal to revaluation reserves. और फिर जो रिवर्सल है वो पीएनएल के क्रेडिट में चला जाएगा क्योंकि पहले इंपेयरमेंट पीएनएल के डेबिट में आया था. इंपेयरमेंट पीएनएल के डेबिट में आया था. सो मेरी एंट्री बन जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टोटल एप्रिसिएशन. एसेट अकाउंट डेबिट 3556 to reversal of impairment loss (1556) and to revaluation reserves to revaluation reserves 2000. और फिर ट्रीटमेंट के लिए रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट 1556. टू पीएनएल अकाउंट 1556. चलो दिस इज डन. दिस इज डन. ये मेरा पहला एग्जाम्पल था. मैं और एक एग्जाम्पल करूंगा उसके बाद में मैं तुम लोगों को नोट्स दूंगा. आफ्टर दैट आई विल गिव यू नोट्स ऑन रिवर्सल. सो इसके बाद मेरा एक एग्जाम्पल और आएगा एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू नोट्स ऑन रिवर्सल. यहाँ पे तुम लोग ब्रेक ले सकते हो और मेरा नेक्स्ट सेशन अभी आधे घंटे के बाद शुरू होगा. आई विल स्टार्ट एट 10:30 अगेन. यू ऑल कैन टेक अ ब्रेक हियर. हाफ एन आवर ब्रेक ले लो क्योंकि उसके बाद अगला सेशन भी 2 घंटे का होने वाला है. रेगुलर वीकडेज में
2 घंटे का सेशन नहीं होता, बट इसके बाद वापस से 2 घंटे का सेशन होगा. यस, यू ऑल कैन टेक अ ब्रेक, और ये सेशन एंड होगा, वापस से नया सेशन स्टार्ट होगा. चलो, यू ऑल कैन लीव, यू ऑल कैन टेक अ ब्रेक.